मैं डॉक्टर मंजूर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डीएवी पीजी कॉलेज, सिवान। आज मैं बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक चूज़ किया है। वो टॉपिक है रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत, यानी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकी सिद्धांत का यह मानना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। मजदूरी कीमत लोचशीलता, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी दी होने पर आर्थिक प्रणाली में स्वतः यानी ऑटोमेटिक शक्तियां पाई जाती हैं जो पूर्ण रोजगार रखने की प्रवृत्ति रखती है और उसी स्तर पर उत्पादन करती है। अतः पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति मानी जाती है और इस स्तर से विचलन यानी डेविएशन कुछ असामान्य स्थिति में होती है जो अपने आप पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर होती है। परंपरावादी यानी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी सेज, मार्शल, पैरेटो, एजवर्थ का मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है। जैसे 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के फ्रांसीसी लेखक जीन बैप्टिस्ते से यानी जेबी से ने यह प्रस्थापना प्रस्तुत की कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड अर्थात पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर लेती है। यही से का नियम कहलाता है। से के शब्दों में उत्पादन ही वस्तुओं के लिए मार्केट पैदा करता है। ज्यों ही किसी वस्तु का उत्पादन होता है त्यों ही उसी क्षण से वह अपने मूल्य की पूरी मात्रा में अन्य वस्तुओं के लिए मार्केट प्रदान करती है। दूसरी वस्तु की पूर्ति जितनी एक वस्तु की मांग के अनुकूल होती है उतना कुछ और नहीं। इन्वर्टेड कोमा क्लोज। से के अनुसार क्योंकि कार्य करना अरुचिकर है, इसीलिए यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी इच्छा वस्तु से विनिमय नहीं करना चाहता तो वह उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए काम नहीं करेगा। अतः वस्तुओं की पूर्ति के कार्य में ही उनकी मांग अंतर्निहित होती है। ऐसी स्थिति में सामान्य से अधिक उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तुओं की पूर्ति कुल मांग से अधिक नहीं होगी, परंतु हो सकता है कि एक विशेष वस्तु का अधिक उत्पादन हो जाए, क्योंकि उत्पादक उस वस्तु की मात्रा का गलत अनुकरण कर लेता है जिसकी दूसरों को ज़रूरत है, परंतु यह स्थिति अस्थायी यानी कि शॉर्ट पीरियड होती है, क्योंकि समय पर ही
उत्पादन घटाकर उस वस्तु विशेष की अतिरिक्त उत्पादन को ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पादन करती है और सामान्य अधिक उत्पादन तथा इसी सामान्य बेरोजगारी नहीं हो सकती। अब जो है इसकी कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एजम्पशन, बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। बिना विदेशी व्यापार के अबंध नीति यानी कि लेसेस फेयर इकोनॉमी, आपको मालूम है कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो लेसेस फेयर इकोनॉमी पे बेस्ड है और वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, यानी कि लेसेस फेयर इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। श्रम और वस्तु बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। श्रम समरूप यानी होमोजीनियस होता है। अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन उपभोग और निवेश खर्चों में विभाजित होता है। मुद्रा की मात्रा दी हुई है। मजदूरी और कीमतें लोचशील है। मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक प्रोपोर्शनल संबंध है। पूंजी स्टॉक और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी ज्ञान दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज दिया हुआ है। बचत और निवेश दोनों बराबर होते हैं, यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कृषि क्षेत्र में ह्रास सीमांत का नियम लागू होता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स जो एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है। अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त होती है। अब आपका वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आपको मालूम है कि एसी पिगू ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था और बताया था कि वेज कट कर लिया जाए, यानी जनरल वेज अगर कट कर लिया जाए तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो सकता है। इसमें इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है। जनरल का वेज कट अगर करें मनी वेज में तो इकोनॉमी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में ला सकते हैं। दूसरा है आपके लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि श्रम बाजार संतुलन। इसमें मांग और पूर्ति श्रम का फंक्शन वेज रेट होता है। डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ वेज रेट, यानी कि डिमांड फंक्शन जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और सप्लाई जो फंक्शन होता है वेज रेट का वो इंक्रीजिंग होता है। इसमें अब आप ये इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें इस डायग्राम में ON जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पे WP0 यानी कि रियल वेज। रियल वेज क्या मतलब होता है? रियल वेज का मतलब ये होता है कि W को यानी वेज को प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो रियल वेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इसमें W डिवाइड किया P0 से, यानी कि रियल वेज P0 पे ON फुल एम्प्लॉयमेंट है। इसमें डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दोनों इक्वल है और
W डिवाइड बाई P0 पर ना ही एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है और ना ही एक्सेस डिमांड फॉर लेबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे नो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर वेज को इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसे OWP0 से OW डिवाइड बाई P1 कर दिया जाता है, तो इस स्थिति में एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो जाता है जो DS के बराबर है। और DS जब एक्सेस सप्लाई हो जाता है, यानी कि वेज बढ़ेगा तो वर्कर जो अपने वेज को देंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा कि वर्कर विल बी अनएम्प्लॉयड, यानी ज़्यादा वर्कर आ गए मार्केट में तो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट आपका दिखाया गया है DS है। अब क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर क्या करेगा, वेज रेट फॉल हो जाएगा, यानी कि जब मार्केट में ज़्यादा लेबर आ गए तो क्या होगा, वेज जो है कम होने लगेगा और जो आपका जो रियल वेज है वो फिर WP1 से घटकर WP0 तक आ जाएगा, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, यानी कि वेज बढ़ा, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हुआ और एक्सेस सप्लाई होने की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगा इकोनॉमी में। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वेज रेट क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो गया तो कम होगा, तो फिर आपके जो ओरिजिनल प्राइस रियल वेज है वहाँ पे आके ई पर रुक जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए WP2 देखा हुआ है यहाँ पे डायग्राम में, जो S1 और D1 दिखा रहा है, जो एक्सेस डिमांड दिखा रहा है। क्या हुआ कि जब वेज कम होगा तो फिर इंडस्ट्री या फर्म वाले उसको ज़्यादा हायर करना चाहेंगे। जब ज़्यादा हायर करेंगे तो वेज रेट क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ के फिर W डिवाइड बाई P0 पे, यानी कि रियल वेज जो P0 है वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर इक्विलिब्रियम अचीव कर गया। इसी को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी कहा, कि वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देयर इज चेंज इन वेज रेट विच अल्टीमेटली ब्रिंग फुल इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आया, यानी कि वेज जो है फ्लेक्सिबल करके हम फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर सकते हैं। ये हो गया आपका लेबर मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं, गुड्स मार्केट। गुड्स मार्केट यानी कि वस्तु बाजार संतुलन। इसमें वस्तु बाजार संतुलन में देखा है आपने कि सेविंग यानी बचत और निवेश दोनों बराबर होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो फलन होता है, फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर इन्वेस्टमेंट रेट हाई होगा तो आपकी सेविंग जो है वो मोर होगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। अब देखिए, इसको हमने एक डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके वाई एक्सिस से दिया हुआ है और सेविंग जो है आपका, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है एक्स एक्सिस पे दिया गया है। इसमें देखिए ROR ये आपका इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और OM जो है आपका इनिशियल सेविंग इन्वेस्टमेंट है। अब इस ई पॉइंट पे यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। ठीक, यानी कि ई पे यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने बताया कि आपके गुड्स मार्केट में सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी बढ़ जाता है, R1 हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तब सेविंग आपकी एक्सेस हो जाएगी। जब सेविंग एक्सेस हो जाएगी तो फिर क्या होगा,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने लगेगा और कम होते होते फिर आपके ओरिजिनल आर पे पहुंच जाएगा। और फिर क्या हुआ, R2 देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है तो क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। मार्केट में आप इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, बैंक में आप कम सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा कर लेंगे, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते R पे जाएगा, यानी कि E पे जाएगा, जहाँ पे दोनों इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है इक्वल है। किस पे, पॉइंट E पे। तो ये इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन गुड्स मार्केट हो गया। अब आते हैं इसको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इनकम एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन का संतुलन जो होता है वो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर के बीच होता है। प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यानी कितना एम्प्लॉयमेंट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट इस इकोनॉमी में क्या होता है, नॉर्मल फीचर होता है क्लासिकल थ्योरी में। उनका कहना था कि अगर थोड़ा सा कमी हो गई एग्रीगेट डिमांड में, यानी डिफिशियंसी आ जाता है एग्रीगेट डिमांड में या एक्सपेंडिचर में, तो क्या होता है, प्राइस और वेज को इस तरह से फ्लक्चुएट करते हैं, इस वजह से फ्लक्चुएट करते हैं कि आपका रियल इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट विल नॉट डिक्लाइन, यानी कम नहीं होता है, और देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इन द शॉर्ट पीरियड। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट पीरियड होता है उसको आप जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व हो जाता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हुआ तो। अब देखिए क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी बहुत सारा इसमें आपका इक्वेशन का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए पहले क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन क्या है, y इक्वल टू f फंक्शन ऑफ k एंड n। k जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर k इज कांस्टेंट, और n जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा जो है फंक्शन है देखिए सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की पूर्ति, SL इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज, यानी रियल वेज बताया था आपको कि वेज को प्राइस से हम विभाजित कर देते हैं यानी डिवाइड कर देते हैं तो रियल वेज निकल के आ जाता है। दूसरा है डिमांड फॉर लेबर, यानी कि लेबर की मांग, DL इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज यानी W/P। इक्विलिब्रियम ऑफ लेबर इन मार्केट क्या होगा, यानी कि आपका SL इक्वल टू DL, यानी श्रम बाजार संतुलन। सेविंग फंक्शन S इक्वल टू F इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बचत फलन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन I इक्वल टू F1/R, यानी निवेश फलन है। I इक्वल टू 1/R हो गया, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। जैसे आपने वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं 1/P होता है। उसके बाद इक्विलिब्रियम इन द कैपिटल मार्केट, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी पूंजी बाजार संतुलन। दूसरा है मनी मार्केट, यानी मुद्रा बाजार संतुलन, MB इक्वल टू PT, और P इक्वल टू F इज द फंक्शन ऑफ M। यहाँ पे MB जो है वो मुद्रा की पूर्ति है और PT जो है वो मुद्रा की मांग है।
अब इस इक्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? शॉर्ट पीरियड में टोटल फंक्शन, टोटल आउटपुट, इनकम डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बताया था कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन होता है सप्लाई ऑफ लेबर एंड रियल वेज। There is inverse relationship between demand for labor and real wages. अब इसमें देखिए सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अभी आपको बताया था, इन्वेस्टेड इन फंक्शन ऑफ 1/r। और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस लेवल और सप्लाई ऑफ मनी में। मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज ओनली। इसमें क्लासिकल थ्योरी में ये कहा है कि मनी जो है सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए, ख़रीदारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे किन्स ने, आपको मालूम है, किन्स ने बताया था कि वाई द पीपल डिमांड फॉर मनी, मनी क्यों डिमांड किया जाता है। उसने बताया था कि किन्स ने कि 3 पर्पज़ होता है, एक ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, एक प्रिकॉशनरी पर्पज़ के लिए या प्रिकॉशनरी मोटिव कह लीजिए, ट्रांजैक्शन मोटिव कह लीजिए, और तीसरा जो है स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए डिमांड किया जाता है। लेकिन इसमें क्लासिकल थ्योरी में सिर्फ आपको क्या कहा है कि मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पज ओनली। अब देखिए उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, y is the function of, k is the constant, n is the employment। ये क्या करता है? रिलेशनशिप दर्शाता है किसके बीच में? प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा? डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि सीमांत ह्रास नियम का इस्तेमाल होता है। और इस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है, वो स्लोप जो होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन का होता है, वो नेगेटिव होता है। अब देखिए दूसरा है डिमांड फॉर लेबर, यानी श्रम की मांग। श्रम की मांग, फर्म आर द परचेजर ऑफ लेबर सर्विस। जाहिर सी बात है, फर्म जो है वो परचेज करती है लेबर की सर्विस को। इसमें परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन, उसमें क्या करती है? फर्म चूज आउटपुट लेवल दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है? MR इक्वल टू P। व्हेन द लेबर इज वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल कॉस्ट इज MC ऑफ लेबर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर, यानी कि वेरिएबल होता है लेबर शॉर्ट रन में। MC ऑफ लेबर इक्वल टू मनी वेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। Additional unit of labor employed is MPL, marginal physical product of labor, MPPL। अब देखिए इसको हमने क्या किया, एक इक्वेशन में इसको समझाया आपको कि कैसे क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू W अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। W क्या है? वेज है। अब ये देखिए P इक्वल टू MC, अभी बताया आपको, P इक्वल टू MC है, तो MC इक्वल टू क्या हो गया? देखिए P इक्वल टू W अपॉन P, यानी वेज अपॉन MPL। MPL इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेज अपॉन P। MPL इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि रियल वेज। MPL इंटू P इक्वल टू वेज। वेज निकालना हो तो क्या करेंगे हम? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हम प्राइस से उस वस्तु की जो प्रोडक्शन कर रहा है उस वस्तु से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वेज निकल जाएगा। और देखिए एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है DL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ रियल वेज, और ये क्या है? माइनस में है, माने क्या है? निगेटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरा देखिए सप्लाई ऑफ लेबर, यानी एग्रीगेट लेबर सप्लाई फंक्शन क्या होगा? SL इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ
रियल वेज यानी W/P, ये देखिए ये क्या होता है, वेज पॉजिटिव होता है, यानी कि वेज बढ़ेगा तो ज़्यादा लेबर की सप्लाई होगी, वेज कम होगा तो कम होगी। अब उसके बाद जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को दर्शाया गया है इस इक्वेशन से, y = फंक्शन ऑफ k एंड n। आपको जो पिछले प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया था पीछे DL जो है डिमांड फॉर लेबर क्या है, फंक्शन ऑफ रियल वेज, सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन ऑफ रियल वेज। अब देखिए इक्विलिब्रियम कैसे हो गया कि डिमांड फॉर लेबर = सप्लाई ऑफ लेबर, यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। अब देखिए क्लासिकल मॉडल में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है। इस डायग्राम में ये देखिए D1 DL यानी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर दिखाया गया है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है वेज रेट OW0 है और OL0 लेबर जो है वहाँ पे इम्प्लाइड है, यानी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इस वेज पे इतना लेबर और इतना, यानी कि OL लेबर और डिमांड दोनों इक्विलिब्रियम है वो 0 पे। प्रोडक्शन फंक्शन देखिए नीचे दिखाया गया है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, OQ इज द फंक्शन ऑफ KL, आपको मैंने बताया पीछे में KL। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि OQ आउटपुट पे OL0 लेबर जो है आपका एम्प्लॉयड है, और इस रिलेशनशिप में ओके रिप्रेजेंट कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर OL0 एंड टोटल आउटपुट OQ0 है, यानी कि डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, गुड्स मार्केट और सप्लाई ऑफ लेबर श्रम की डिमांड और श्रम की पूर्ति दोनों इक्वल है। यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन जो है OQ आउटपुट आपका प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद जो है आपको मैं इसके समरी के बारे में बताऊंगा कि इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, यानी कि समरी ऑफ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। अब देखिए कैसे है ये, इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये डायग्राम को सही तरीके से आप समझ लें। इसमें समरी यानी कि पूर्ण क्लासिकी मॉडल का सारांश, ये क्या है, सारांश आपको मैं बता रहा हूँ। सारांश क्या है, रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है और बेरोजगारी की असामान्य स्थिति असामान्य होती है। क्लासिकी की सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण अर्थव्यवस्था के श्रम, लेबर, वस्तु, गुड्स और मनी, मुद्रा बाजारों में होता है। जो मैंने बताया आपको कि तीनों मार्केट जो है एक साथ मिलती है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम उत्पन्न होता है और क्लासिकल का मॉडल कंप्लीट होता है। अभी आपको आगे बताऊंगा। जिन्हें चित्र में दर्शाया गया, जो ये चित्र देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 डायग्राम है, इसमें ABCDE पैनल बना हुआ है। इन बाजारों में मांग और पूर्ति की शक्तियां अंततः पूर्ण रोजगार ला देती है। देखिए इसमें डिमांड और सप्लाई दिखाया गया है, वो पूर्ण मतलब रोजगार ला देती है। सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप से पूर्ण रोजगार नहीं होगा। पूर्ण रोजगार से उनका अभिप्राय अनैच्छिक बेरोजगारी, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का न पाया जाना है। क्लासिकी विश्लेषण में उत्पादन और रोजगार स्तर, समस्त उत्पादन, फलन, श्रम की मांग
और श्रम की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। आपको मैंने बताया था प्रोडक्शन फंक्शन और आपका लेबर सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन और डिमांड फॉर लेबर फंक्शन निर्धारित होती है। पूंजी का स्टॉक, प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और अन्य आगतें यानी इनपुट्स दी होने पर कुल उत्पादन और रोजगार की मात्रा में एक निश्चित संबंध पाया जाता है, जिसे Q इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ KTN बताया गया। जो आपको मैंने आउटपुट फंक्शन मैंने बताया, प्रोडक्शन फंक्शन, पीछे इक्वेशन जो बताया गया उसके द्वारा व्यक्त किया गया जाता है। जैसा कि चित्र के पैनल, अब देखिए पैनल बी में, ठीक है, पैनल बी में दर्शाया गया है। दूसरे शब्दों में कुल उत्पादन Q, फलन है पूंजी स्टॉक K, प्रौद्योगिकी T और श्रम संख्या N, जो प्रोडक्शन फंक्शन आपको पिछले में बताया था। K और T दी होने पर कुल उत्पादन श्रम संख्या का बढ़ता फलन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ N है। परंतु एक सीमा के बाद जब अधिक श्रमिक लगाए जाते हैं तो घटते सीमांत प्रतिफल, जो मैंने पीछे बताया था कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाए, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो लेबर की जो है वो घटते हुए सीमांत प्रतिफल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा जो मैंने पीछे बताया, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। श्रम की मांग कुल उत्पादन पर निर्भर करती है। अधिक उत्पादन से श्रम की मांग बढ़ती है। देखिए अधिक उत्पादन होगा तो आपकी लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी और श्रम की मांग उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता, जो मैंने पीछे बताया मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MPP पर निर्भर करता है, जो अधिक श्रम लगाने से कम होती है। यानी कि ज़्यादा लेबर मार्केट में आ जाएंगे तो उसकी जो है प्रोडक्टिविटी जो है कम हो जाती है, जो आपने पढ़ा है पहले। श्रम की पूर्ति मजदूरी दर यानी वेज रेट पर निर्भर करती है। वो क्या है, जो पीछे हमने इक्वेशन दिया था, DL इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेज अपॉन प्राइस यानी कि रियल वेज, ठीक है। मजदूरी का यह बढ़ता फलन दूसरी ओर श्रम की मांग मजदूरी दर पर निर्भर करती है। जो पीछे मैंने बताया था SL यानी लेबर के सप्लाई फंक्शन क्या था, फंक्शन ऑफ रियल वेज यानी कि W/P, और उसका घटता फलन है। इस प्रकार श्रम की मांग और पूर्ति दोनों वास्तविक मजदूरी दर यानी कि वास्तविक रियल वेज, मैंने उस वक्त से बता रहा हूँ कि फलन है। श्रम की मांग और पूर्ति वक्रों का कटान बिंदु, इसमें देखिए इस वाला में क्या है, E है। E पे दोनों का देखिए श्रम और डिमांड फॉर लेबर सप्लाई और लेबर, E बिंदु पे क्या हुआ, कटा हुआ है। और E बिंदु संतुलित मजदूरी दर W/P यानी कि रियल वेज पर पूर्ण रोजगार NF, देखिए नीचे ONF दिया हुआ है, किसमें, C वाला पैनल में NF का स्तर निर्धारित करता है। अब इसमें क्या हो गया, डिमांड फॉर लेबर इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट यानी NF, जैसा कि पैनल C में दिखाया गया है। अब देखिए उधर मैंने डिस्कस किया था कौन सा, वस्तु बाजार यानी कि गुड्स मार्केट को मैंने एक्सप्लेन किया था। अब गुड्स मार्केट देखिए, बचत और निवेश का समानता यानी कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट से संतुलन में होता है। जैसा कि पैनल A के बिंदु E पर
इन दोनों के समानता बाजार दर के तंत्र यानी मैकेनिज्म द्वारा होती है, जिससे पूर्ण रोजगार स्तर पर वस्तुओं की मांगी गई मात्रा उनकी पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। बचत बाजार दर का सीधा फलन है। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। निवेश ब्याज दर का मतलब बताया था अभी कि बचत बाजार दर का सीधा फलन है और निवेश ब्याज दर का विपरीत फलन होता है। अब देखिए मनी मार्केट, आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया, गुड्स मार्केट, लेबर मार्केट, ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो है वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट में संतुलन मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। इससे मुद्रा परिणाम सिद्धांत द्वारा समझाया जाता है। इसके अनुसार कीमत स्तर मुद्रा पूर्ति का फलन होता है, यानी कि P इज द फंक्शन ऑफ MB, जो उधर मैंने बताया आपको, MB इक्वल टू PT। कीमतों में परिवर्तन मुद्रा की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी प्रोपोर्शनल होता है। मुद्रा बाजार में संतुलन को MB इक्वल टू PT समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां MB जो है मुद्रा की पूर्ति है और PT मुद्रा की मांग है। मुद्रा बाजार का संतुलन कीमत स्तर को उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर के साथ समरूपता की व्याख्या करता है। समरूपता का व्याख्या करता है, जो पैनल E और B में रेखा MQ जो आपको देख रहे हैं MQ के साथ संबंध है। कीमत स्तर क्या है? OP0 को कुल उत्पादन Q और मुद्रा की मात्रा MB द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा कि पैनल B और E में दर्शाया गया है। फिर मुद्रा मजदूरी के साथ मेल खाती वास्तविक मजदूरी निर्धारित की जाती है, जैसा कि पैनल D में रियल वेज यानी कि W/P वक्र द्वारा दिखाया गया है। कीमत स्तर के बढ़ने से जब मुद्रा मजदूरी बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी यानी कि रियल वेज W/P कम होती है, जिससे उत्पादन और रोजगार के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण रोजगार के स्तर की प्राप्ति के लिए मुद्रा मजदूरी कम करनी चाहिए। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति कायम रखने के लिए क्लासिकी अर्थशास्त्रियों ने लचीला कीमत मजदूरी यानी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के पक्ष में थे, जिससे क्या हो रहा है, फ्लेक्सिबल होकर फिर वो फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर ले रहा है। अब इसके बाद जो है मैं आपको रेफरेंस के लिए कुछ बुक का नाम बताते हैं। रेफरेंस के लिए बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड पॉलिसी बाय रिचर्ड टी फ्रॉयन है। HL आहूजा की बुक है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी यानी क्लासिकल थ्योरी को कीन्स ने किस तरह से आलोचना किया उसके बारे में बताऊंगा, और डिटेल में सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है उसको बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर और मेल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।